तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आप सभी लोगों को इस तरह की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें हमारे चैनल के माध्यम से। मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं पढ़ाता हूं आपको मैथमेटिक्स। तो चलो आज की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम शुरुआत बिल्कुल बिगिनिंग से करते हैं, जहां पर बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं और धीरे धीरे उन सवालों का स्तर बढ़ता जाता है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस लगातार बनी रहती है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रखता हूं, ये रहा। क्वेश्चन है 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में क्या अंतर है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 56,431। तो यहां पर अगर हम आपसे बात करते हैं स्थानीय मान की और अंकित मान की, तो स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में शायद आपको पता हो। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू यानी लोकल वैल्यू भी कहते हैं, और अंकित मान को उसका फेस वैल्यू यानी अंकित मान को उसका निजी मान, व्यक्तिगत मान भी कहते हैं। स्थानीय मान की अगर हम बात करें तो स्थान पर जाने के बाद वो बदलता है, यानी एक स्थान से इकाई से दाईं पे जाओगे, दाईं पे सैकड़े पर जाओगे तो उस पर्टिकुलर नंबर का वैल्यू बदल जाता है, जबकि अंकित मान जो होता है, जो फेस वैल्यू होता है, वो कभी नहीं बदलता। इसलिए अगर हम 6 के स्थानीय मान की बात करते हैं तो कितना होगा, 56431 है ना, तो 6 का पूछा है ना, 6 के आगे 0, तो 6000 तो हो गया 6 का स्थानीय मान। उसके बाद 4 का अंकित मान वो कभी नहीं बदलता, 4 किसी भी स्थान पर हो, यानी अंकित मान यानी फेस वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी प्लेस वैल्यू पर जाने पर। तो यानी इसका 4 का 4 ही रहा, दोनों का अंतर पूछा था। तो 6000 में से अगर मैं 4 घटा दूंगा इट विल गिव यू 5996। तो बी क्यों दे रहे हैं सब लोग आंसर भाई, इट्स 4, ये नहीं होगा, 400 नहीं घटाना है, ये 400 इसका प्लेस वैल्यू है। उसने बोला है अंकित मान, उसने बोला है फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू का देखो पहला ही सवाल गलत कर दिया ना आपने, इतना समझाने के बावजूद आप गलत कर रहे हैं। मैंने कहा प्लेस वैल्यू पर जाने पर वैल्यू बदलता है, फेस वैल्यू यानी उसका जो अंकित मान है वो किसी भी स्थान पर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 ऑलवेज भी 4 ऑलवेज भी 4, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब है। तो ऐसी गलती आप एग्जाम में नहीं करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं, ऐसी मैं बात आपसे समझता हूं। काफी बच्चों ने अच्छा आंसर देने का प्रयास किया। एक और सवाल, 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर हैं 10,000 10 यूनिट्स 10 टेंस इज इक्वल टू व्हाट। 10,110, 11,010, 10,011 या 10,000, 1,01,010। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दें ईशान, कौन से क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। 10,000, 10 इकाई और 10 दहाई। और इस सवालों को मैं हर सेशन में एक सवाल इस तरह का लेता हूं जिससे कि आपको मजबूती मिले सवालों को करने में। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए ना तो आप ऐसे करना, 10,000 है ना, इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर दो। 10 इकाई है ना, इकाई का मतलब एक, उसमें 1 की गुणा कर दो। 10 दहाई है ना, दहाई मीन्स 10, 10 में 10 की गुणा कर दो। ये बना 10,000, ये बना 10 और ये बना 100, सबको जोड़ दो, 0,11,01। तो यानी कितना बना, 10,110। और जो कौन सी वैल्यू है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है, बहुत ही अच्छे से जवाब, उम्दा जवाब आपने दिया है, दैट्स वेरी नाइस। और मुझे उम्मीद है इसी तरह से जवाब आपके बढ़ते रहेंगे और अपने आंसर्स को आप इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत जवाब था। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रखता हूं इसी के साथ, ये रहा। स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस क्यूब रूट ऑफ 64 का मान क्या है। द वैल्यू ऑफ रूट 64 माइनस क्यूब रूट ऑफ 64, 64 का वर्गमूल माइनस 64 का घनमूल किसके बराबर है। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको आसानी से करेंगे आप। और सवाल कितना आसान ये तो आप जानते हैं, क्योंकि आपको 64 सवाल आपके सामने पढ़ूंगा नहीं तो फिर आप इजी वे में इसको करने की कोशिश करेंगे। ए, क्या बात है अजीत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समझते हैं, देखो अगर मैं 64 का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो क्या होता, 8 गुणा 8, 8 8 64। भाई 64 का वर्गमूल 8 ही तो होता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। और 64 का क्यूब रूट क्या होता है, आपने कहा 4 चौक 16 चौका 64, तो 4 का एक ग्रुप बाहर आ गया। तो यानी इसका वैल्यू कितना है 8, इसका वैल्यू कितना है 4, दोनों को घटाएं तो कितना आना चाहिए 4। कितना आसान सवाल था, क्या बात है। आज तो आनंद आ रहे हैं, सब लोगों के आनंद की प्राप्ति हो रही है, सवाल बड़े आसान से होते जा रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छा सवाल करने को मिल रहा है, दैट्स वेरी नाइस।
आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं फिर। ये रहा एक और प्रश्न। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा? इन ए डिवीजन क्वेश्चन द डिवीजर इज 10 टाइम्स द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर एंड 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 46 देन द डिविडेंड विल बी व्हाट? क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है और 4 का क्या जवाब मिलेगा ये तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ऐसा सवाल एग्जाम में आ चुके हैं कई बार और इस बार भी एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं। तो भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। अब मैं इसको बता देता हूं, आप सभी जानते हैं अगर मैं एक फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, यानी यही तो होता है, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? ओके। उसने सब क्या कंडीशन दी है? भाजक जो है, नहीं यहाँ भाजक को लिख देते हैं पहले। भाजक क्या है? भागफल का 10 गुना। उस आगे का और भाजक शेषफल का 5 गुना। क्या है? शेषफल का 5 गुना है और शेष क्या दिया है? 46। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे इस वैल्यू को पुट करना है, शेष को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा भाई? भाजक बराबर क्या था? शेष का 5 गुना। तो 46 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 230। तो 230 इसका भाजक आया। अब भाजक 230 है तो मैं यहां पुट कर देता हूं इसमें, ये क्या होगा? 230 इज इक्वल टू व्हाट? आपने का भागफल गुणा 10। अब 10 को इधर भेज दिया तो क्या बन जाएगा? दैट इज भागफल बराबर क्या हो जाएगा? 230 बटा 10 दैट इज 23। यानी अब आपको सब चीज पता लग गई। क्या क्या पता लगा? आपको भाजक पता लग गया कितना है, आपने कहा 23। आपको भागफल पता लग गया कितना है, आपने कहा सॉरी भागफल आपको मिला 23, भाजक 230 और शेष कितना है? आपने कहा 46। ये तीनों चीज आपको मिल गई। पुट कर दो इस सवाल में, क्या दिक्कत आई? तो आपने कहा भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? आपने कहा भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? लो भी सॉल्व कर देते हैं। तो भाज्य बराबर क्या होगा? आपने कहा कि भाजक कितना है? दैट इज 230 मल्टीप्लाई बाई भाजक भागफल कितना? 23 और प्लस का 46। तो गुणा करें 23 3 69, 6 23 दूनी 46 और 6 52 प्लस 46। 23 3 69, 23 दूनी 46 और 3 माफ करिएगा 23 3 69 6, 23 दूनी 46 और 6 52 प्लस 46 जोड़ें तो 4 9 और 4 13 सॉरी 6 9 और 4 13, 2 और 1 3 और 5, तो 5 3 3 6। कोई ऑप्शन है इसमें? यानी डी। समझ में आया ऐसे सवाल को कैसे करना है? अगर आपको ऐसे सवाल आगे से आएंगे तो इजीली मैनेज कर लेंगे क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। तो इस तरह के सवाल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तो होते हैं, कैलकुलेटिव भी होते हैं, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये सवाल आपको इजीली हैंडल हो जाते हैं और इजीली आप इन सवालों के उत्तर निकाल लेते हैं। तो फोर्थ का डी ऑप्शन आपको एकदम सही मिला। 5336 वो संख्या है जिसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक और सवाल, चलिए बढ़ते हैं आगे। वन मोर क्वेश्चन आपको देखते हैं और देते हैं एक और सवाल। क्वेश्चन है 344 गुणा 21 के गुणनफल में क्या जोड़ें कि 9867 हो जाए? सिंपल सवाल है एक। 344 गुणा 21 के गुणनफल में मैं क्या जोड़ूं कि 9867 हो जाए? बहुत सिंपल सवाल है, यानी आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 4 4 मल्टीप्लाई बाई 21 का पहाड़ा सबको याद होता है। 21 चौक 84 का 4 का हासिल लगे 8, 21 चौक 84 और 8 92 हासिल लगे 9, 21 थी 63 और 9 72। ये हो गया। अब इसमें क्या जोड़ने की ये हो जाए? आप बोले इसमें से घटा दो तो 3, 16 में से 9 गए 7, 7 में से 2 गए 5 और दैट इज 2। 2
16 में से 9 गए, 9 7 16, गड़बड़ तो नहीं हुई कहीं गड़बड़ से। 21 चौक 44, ठीक है। 21 चौक 84, माफ़ करिएगा दोस्तों, मैंने गलत कर दिया शायद। 11 चौक 44 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ मैं अभी। 344 मल्टीप्लाई बाई 21, 21 चौक 84, हासिल लगे 8, 21 चौक 84 और 8 92, हासिल लगे 9, 21 63 और 9 72, सही था भाई। और कितना हो जाए 9 8 6 7, ये हो जाए। क्लियर है? हाँ, मैं भी आपके दिल में रहता हूँ, सही था पहले। तो 7 में से 4 गए 3, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 2 गए 6 और 2, दैट इज 2643। राइट ऑप्शन इज 2643। आप इसकी गुणा और तरीके से भी कर सकते थे, यानी ये तो मैंने आपको गुणा करके ऐसे बताया, आप ऐसे भी कर सकते थे। 344 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 1, शॉर्ट में आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका डबल कितना हो जाएगा 6880 प्लस 344, क्योंकि आपने 21 को 20 प्लस 1 लिख लिया। आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4 2 6 2 7, इतना आ जाएगा ना। बहुत बढ़िया, राइट ऑप्शन इज सी। बहुत ही अच्छे से जवाब दिया आपने, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर सी ऑप्शन सबने एक साथ पुकारा है, तो जवाब अच्छा ही है आपका। एक और बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। ये रहा, 6 घंटों में सेकंड की संख्या निम्न में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है? द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। छठा सवाल है, ये प्रश्न नंबर 6 लिखा है। क्वेश्चन है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या। अब देखो जनरली हम सवाल को कैसे करते हैं, हम 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निकालने की बात करते हैं, तो हम पहले सेकंडों की संख्या कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। हम कैसे करते हैं, उसने बोला 6 घंटे में सेकंड पूछा है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड। आप इनकी मल्टीप्लाई मत करना, सिंपल ऐसे लिख देना 6 घंटे 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया अपॉन। उसने कहा मिनटों की संख्या, अब दिनों में मिनट पूछा, मैं दिन है ना, निम्न में से किसकी संख्या के बराबर है? मिनटों की संख्या। तो दिन में मिनट पूछा है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। बस हो गया सवाल। 60 से 60 कट गया, 6 चौक 24, 4 से काटे तो 15, दैट इज 15 डेज। राइट ऑप्शन बी। क्लियर बात समझ में आ गई भाई सब लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होगा। और नाउ यू आर ओके, फाइन ना? वेरी गुड, इट्स फाइन, वेरी वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल की बात और करते हैं, देखते हैं 1 मोर क्वेश्चन फॉर यू, क्या मिलता है आपका जवाब। 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक क्या है? बड़ा सिंपल सवाल है। व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 1/3, 2/9, 5/6 एंड 4/27? इसमें से एलसीएम निकालना। और भिन्नों का एलसीएम थोड़ा सा हटके होता है, शायद आपको याद हो, और मुझे पता है आपको याद होगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 6 का देखो, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। अगर आप भिन्नों के एलसीएम की बात करते हो, नहीं फ्रैक्शन का एलसीएम या फ्रैक्शन का एचसीएफ, तो उसका अलग नियम होता है क्या, कि भिन्न जब भी होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है, यानी NR/DR के फॉर्मेट में होती है। तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, अंशों का जितने भी अंश हैं उनका एलसीएम लेते हैं और हर का एचसीएफ लेते हैं, है ना। और अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो अंशों का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम आप निकालते हैं। क्लियर है? तो यहां पर क्या होता है, अगर आपको एलसीएम निकालना है भिन्न का तो ऊपर वाले अंशों का एलसीएम निकलेगा, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले अंशों का एचसीएफ ही निकलेगा। अब सवाल देखते हैं, सवाल क्या बना। प्रश्न था 1/3, अगर मैं इसमें अंश की बात करूं तो क्या होगा, यानी 1 2 5 और 4 ही तो अंश हो गए, इनका क्या निकालना है, एलसीएम। और हर में क्या है, आपने कहा 3 9 6 और 27, इनका एचसीएफ। तो अगर मैं बात करूं 1 2 5 4 का एलसीएम, तो 5 के 20 होता है ना, 20 तो कटेगा, तो 5 के 20, तो एलसीएम तो आ गया 20। और एचसीएफ कितना होगा, एलसीएम क्या होती है, छोटी से छोटी वो संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, और एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे।
तो काटने में 3, 9, 6 और 27 को काटने वाली संख्या 3 है, 3 से कट जाएंगे सारे, तो 20/3 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो। इज इट क्लियर नाउ? एवरीथिंग इज क्लियर? वेरी गुड, इट्स नाइस। आगे बढ़ें, एक और सवाल की तरफ देखते हैं और जानते हैं वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, और क्या जवाब मिलता है आपका एक और प्रश्न का। लेट्स सी। 4 अंकों वाली वृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या है? द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट इज व्हाट? बहुत बढ़िया, यानी द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड मिनिमम नंबर ऑफ द 4 डिजिट इज व्हाट? तो देखो, अगर मैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता हूं तो शायद आप सबको पता है क्या होता है, 4 बार 9, यही तो होता है। अगर मैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता हूं तो क्या होता है, 4 बार 9। और न्यूनतम संख्या का मतलब क्या होता है, दैट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, और न्यूनतम क्या होती है, 1, 2, 3 और 1, बस ये 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है। अब इनको जोड़ना ही तो था, 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, तो आंसर क्या मिला, 10,999, 10,999। और राइट ऑप्शन एकदम सही पहचाना आपने, दैट इज द सी, यानी 10,999 इसका सही जवाब है। एकदम सही जवाब पकड़ा है आपने, बहुत बढ़िया। वन मोर क्वेश्चन, बड़े आसान सवाल हैं आज के, तो चलो। निम्न में से कौन सा संबंध गलत है? भाई ये सवाल बहुत अच्छा है और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि आपसे एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा जो इस पर डिपेंड होगा, पक्का। एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा जो एग्जाम में जो इस पर डिपेंड होगा। और 10 की 10 - 2 नहीं है, ये 10 की घात -2 है। ओके, ये सब माइनस की पावर में है, ऐसे दिस इज -2 है ना, ये टाइपिंग में ऐसा हो गया है। तो 10 टू द पावर -2 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, 10 टू द पावर -2 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, या 10 टू द पावर -3 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। दीज आर इन पावर्स, इट मीन्स 10 टू द पावर -2 ऐसे लिखे हैं, ये माइनस ऊपर है पावर में। इज इट क्लियर? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। मे बी इसका आंसर आप देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन पहले मैं इसको आपको समझा दूं, क्योंकि ये सवाल जनरली बहुत ज़्यादा आते हैं और आपको हमेशा कंफ्यूज भी करते हैं। मेरे हिसाब से आपको कंफ्यूज जरूर करते होंगे। क्यों कंफ्यूज करते हैं? क्योंकि आप बार बार इनको भूल जाते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर, ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है ना। चलो मैं आपको बताता हूँ सवाल कैसे करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने एक चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट से जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे कि भाई ये आखिर क्या होती है। सब लोग तैयार हैं? चार्ट बना दूँ, सब लोग तैयार है समझने को, पक्का? ओके, तो देखो ये चार्ट है ऐसे, एक लाइन खींच रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिसमें आपको मैं बता दूँ सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो किलोमीटर होती है, और सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो मिलीमीटर होती है ना। सबसे बड़ी राशि क्या होती है, अभी आएंगे, अब ये समझेंगे। सबसे बड़ी राशि क्या होती है, किलोमीटर, सबसे छोटी मिलीमीटर, और मीटर इन दोनों के बीच में होता है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। किलोमीटर सबसे बड़ा राशि होता है मापने में, मिलीमीटर सबसे छोटी राशि होती है इस पद्धति में, और किलोमीटर और मीटर के बीच, मिलीमीटर के बीच में मीटर होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर दो वैल्यूज बीच में होती है इनके, 2 वैल्यू यहाँ पर, 2 वैल्यू यहाँ पर। इस एम के पास दोनों डी होती हैं, इसको बोलते हैं डेसीमीटर, इसको बोलते हैं डेकामीटर। ओके, हाँ बिल्कुल क्लियर है। इसके पास, मीटर के पास दोनों डी होते हैं, डेकामीटर और डेसीमीटर। इसके इधर सेंटीमीटर होता है और यहाँ होता है हेक्टोमीटर। बस ये आपको याद करना है। क्या, कैसे याद करना है? सबसे बड़ी किलोमीटर, सबसे छोटी मिलीमीटर, मिड में होती है मीटर, मीटर के पास दोनों डी होते हैं यानी डेकामीटर और डेसीमीटर, और आप सभी जानते हैं मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर होता है और किलोमीटर से छोटा हेक्टोमीटर होता है। ये इनका क्रम है। इज इट क्लियर? अब इसको याद कैसे करें भैया, तो समझ में आया, मैंने इसे बताया। अब इसमें वैल्यू कैसे निकालें, ध्यान से देखना। हर एक राशि को, बड़ी राशि को छोटी तरफ जाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई होता है। हर राशि को अपनी अगली वाली राशि पर जाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई होता है। हर राशि को अपने से आगे वाली पर जाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई होता है। हर राशि को जैसे वो आगे वाली पर जाएगा तो उसमें मल्टीप्लाई बाई 10 होगा। इज इट क्लियर?
अगर आप बड़ी से छोटी की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, बड़ी से छोटी की तरफ चल रहे हैं, अगर आप छोटी से बड़ी की तरफ आ रहे हैं, यानी अपोजिट आ रहे हैं, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जब आप इस पे चलोगे तो ये क्या होगा, ये अपोजिट होता है। यानी यहां पर अगर वापस जाओगे तो क्या होगा, 10 की पावर -1 कम होता है, यानी यहां पर 1/10 की गुणा होती है, यानी डिवाइड बाई 10। अब जब इसको चलोगे तो हर बार 10 का क्या होता है, यानी 10 की पावर -1, 10 टू दी पावर -1। जितनी बार इधर चलोगे वो पावर माइनस में होती चली जाएगी, रहेगा 10 का अंतर ही, ठीक है ना। क्लियर, ये बात समझ में आ गई जो मैंने लिखी, यहां तक सबको क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब देखो सवाल को कैसे समझते हैं। उसने बोला 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर, तो मिलीमीटर कहाँ, यहां पर है ना मिलीमीटर, और डेसीमीटर कहाँ, यहां पर है। तो आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, तो कितने 10 आए इसमें, 1 2, तो 10 की घात कितना हो गया, -2। बात समझ में आ रही है, मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पर 1/10 बोले, 10 की पावर -1 बोले, कोई बात नहीं है। 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो मिलीमीटर से डेसीमीटर की तरफ आप चले तो मिलीमीटर में देखा सेंटीमीटर, डेसीमीटर, आपने 2 बार छलांग लगाई, और एक छलांग कितने किया, 10 की पावर -1 की, तो कितनी पावर होगी, 10 की पावर -2, एकदम सही लिखा है। क्लियर है। दूसरी बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। सेंटीमीटर देखो ये रहा, अब डेकामीटर यहाँ है, अब देखो डेकामीटर ये रहा यहाँ पर, ये डेसीमीटर, ये डेकामीटर है। कितनी छलांग लगाई उसने, 1 2 और 3, यानी 10 की पावर 3 होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर में 10 की घात 3 डेकामीटर होते हैं, यही 10 की घात 2 लिखा था, यानी ये वाला गलत लिखा है। आगे चेक करते हैं, उसने बोला 1 डेकामीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। अब डेकामीटर ये रहा, अब डेकामीटर में अगर हम बात करते हैं तो कितना हुआ, 1 2 छलांग लगाई उसने, 2 बार गया ना यहाँ से, पहले हेक्टोमीटर पर किलोमीटर पर, तो 10 की घात कितना हो गया, -2, एकदम सही लिखा है। और 1 डेसीमीटर में 10 की घात -3 हेक्टोमीटर होते हैं। डेसीमीटर ये रहा, हेक्टोमीटर ये रहा, तो कितने आए, 1 2 3, सही लिखा है। 1 डेसीमीटर में 10 की घात -3 हेक्टोमीटर होते हैं। अभी समझ में आया कैसे करते हैं इसको, अब तो गलत नहीं करोगे, मैंने पूरा चार्ट से समझा दिया है। आप जब भी याद करें इसको इस चार्ट से करें, कभी नहीं भूलोगे, नहीं तो आप हमेशा भूल जाओगे, रट्टाफिकेशन करोगे तो हमेशा भूल जाओगे। तो रटने का नहीं, मैंने कहा किलोमीटर सबसे बड़ी वैल्यू, मिलीमीटर सबसे छोटी वैल्यू, इन दोनों के बीच में मीटर। और ये सिर्फ किलोमीटर मीटर पर नहीं लागू होता है, अगर आप बात करें ना ऐसी ग्राम की, तो यहाँ पर ग्राम, यहाँ पर मिलीग्राम, और यहाँ पर किलोग्राम, इसके बीच में डी हो गए तो डेसीग्राम, डेकाग्राम, और यहाँ पर देखें तो सेंटीग्राम और हेक्टोग्राम। सेम प्रॉपर्टी चलेंगी सब में सेम प्रॉपर्टी चलेंगी। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। तो मुझे लगता है कि आप इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको। मैं आगे बढ़ूं तो इसका आप चाहें तो उसको सही से समझ लीजिएगा, आगे सवाल आएंगे तो फिर बताएंगे। एक आसान सवाल ले लेते हैं। एक केले का मूल्य 1 रुपया 25 पैसा है, इसी प्रकार के 4 दर्जन केले खरीदने के लिए आवश्यक मूल्य होगा। द प्राइस ऑफ 1 बनाना इज 1.2 रुपीज। द प्राइस रिक्वायर्ड टू बाई 4 डजन बनानास ऑफ दिस काइंड ऑफ विल बी व्हाट, 45, 55, 60 या 66। बड़ा आसान सवाल है। एक केले का मूल्य दिया हुआ है आपको 1 रुपया 25 पैसे, इसी प्रकार के 4 दर्जन केलों का मूल्य कितना है। तो देखो एक केला है 1 रुपया 25 पैसे का, और 1 दर्जन में तो 12 केले होते हैं, तो 12 चौक 48, तो उसने 48 किलो का मूल्य पूछा है। 48 से कम 48 प्लस 12, 60 रुपये। सी एकदम सही जवाब है भाई। 48 में 1 की गुणा करी, जब 48 का चौथाई करोगे तो 12 मिलेगा। आपने लिख दिया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ओके डन। एक और सवाल, ये तो बच्चों वाला सवाल था। 10 आदमी 10 दिन में 10 चटाई बना सकते हैं, इसी प्रकार की 20 चटाइयां 8 दिन में कितने आदमी बना सकते हैं। 10 men can make 10 mats in 10 days. 10 men can make 10 mats in 10 days. How many 20 mats can be made in 8 days? How many person or how many
ठीक है ना। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है, लेट्स सी। तेजी से जवाब दीजिएगा भाई, अटकने का मतलब नहीं है, अटकने का ही मतलब नहीं है कहीं भी, सीधा सीधा आंसर दो। 10 आदमी 10 दिन में 10 चटाई बना सकते हैं। और शायद आपको याद हो, आपने कि स्लोगन सुना है, बहुत बहुत कॉमन स्लोगन है। अगर मैं बोलूं असली मसाले सच सच, तो क्या निकल के आता है? मैंने बोला असली मसाले सच सच, तो आप कहते हैं ऐसे 2 बार कहना पड़ता, MDH MDH, ऐसे तो बोलते हैं। हाँ ओके, बताता हूं अजय, इसमें तो कुछ भी नहीं था भाई। इसमें देखो, आपको बोला कि भाई एक केले का ₹1.25 का आता है, 48 केले कितने के हैं? तो आपने 1.25 में 48 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 48 एकम 48 तो पूरा हो गया। जब 48 में 0.25 की मल्टीप्लाई करोगे, चौथाई हो गया ना इसका आंसर। ओके, तो सवाल आपके समक्ष है, चाहूंगा जवाब मिले कि 10 आदमी 10 दिन में 10 चटाई बना सकते हैं। इसी प्रकार की 20 चटाइयां 8 दिन में कितने आदमी बनाएंगे, ये आपको बताना था जवाब। लेट्स सी। तो आपको याद है ना MDH, तो इसका मतलब क्या होता है? MDH यानी M1 D1 H1 अपॉन W1 कार्य इज इक्वल टू व्हाट? M2 D2 H2 अपॉन W2। क्लियर है? समझ में आ गई बात? M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हो तो मुझे बता दो। क्लियर है? अब हम क्या करें? अब यहां पर हमें आर्स नहीं दिए। M का मतलब क्या होता है? मैन, D का मतलब डेज, H का मतलब आर्स, और W का मतलब वर्क। ओके, तो MDH यहां पर हो रहा था, तो यहां पर आर्स नहीं लिखे, तो आर्स को हटा दो, क्योंकि आर्स नहीं है तो आर्स को छोड़ देंगे। तो क्या मेरा फॉर्मूला बना? M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। अब देखो M1 10 आदमी 10 दिन में D, और वर्क कितना हो गया? 10 चटाई बनाते हैं, इज इक्वल टू, उसने बोला इसी प्रकार की 20 चटाइयां, तो 20 वर्क हो गया। 8 दिन में कितने आदमी बनाएंगे? मैंने पूछ रहा है और 8 दिन में पूछा है, तो भाई 10 से तो 10 कट गया, ये क्या हुआ? तो M2 इज इक्वल टू व्हाट? आपने कहा 20 गुणा 10 बटे 8, ये तो होगा भाई 20 गुणा 10 बटे 8। तो अब कितना हुआ? अब इसको 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 पंजे 20, तो दैट इज 25 आदमी। क्लियर है? हाँ जी, समझ में आया? तो ये MDH वाला फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा जब कुछ आदमी 10 औरत मिलकर काम करते हैं, तो हम MDH वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। याद रहेगा कैसे लगाया आपको? देखो मसाले खाते खाते आपको फॉर्मूला भी बन गया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, और ये लाइक वाइक कर दो भाई। लाइक वाइक के चक्कर में क्यों झंझट करते हो? ये लाइक इतने सारे बच्चे और लाइक इतना कम, ये अल्लाह भगवान खुदा क्या करूं इन बच्चों का। भाई ये लाइक वाइक तो बनता है ना यार, ये कंजूसी लाइक में मत किया करो यार। मतलब पढ़ते पढ़ते लाइक वाइक तो बनता है, लाइक कर दिया करो, ऐसे क्या दुश्मनी है मुझसे। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेन की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि का प्रतिशत क्या है? अब देखो इस सवाल को करते समय एक बात याद रखिएगा, इस प्रश्न को करते समय हमेशा एक बात याद रखिएगा कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेन। हम जनरली बुक्स में कैसे करते हैं कि माना 144 पेन का विक्रय मूल्य बराबर 6 पेन को क्रय मूल्य के बराबर 6 बटाइए 7 बटाइए, तो गड़बड़ होती है। हम आपको बहुत शॉर्ट तरीका बताते हैं। देखो टोटल मिलाकर 144 पेन है, उसने राम को बेचने पर 6 पेन के बराबर, यानी 6 पेन के बराबर हानि होगी। अगर मैं हानि को उसके सेलिंग प्राइस में जोड़ दूं तो कॉस्ट प्राइस आता है ना। अब देखो मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूं, मैंने 20 रुपए की कोई चीज ली, उसको मैंने 18 रुपए का बेच दिया, तो 2 रुपए की हानि हो गई ना मुझे। मैंने को 20 रुपए की चीज खरीद के लाया, उसको 18 की बेच दिया, तो मेरे पास हानि 2 रुपए की हो गई ना। हाँ कि ना भाई, 2 रुपए की तो हानि हो गई। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा भाई, जितना मैंने बेचा और उसमें जितना हानि, उन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे ये प्राइस मिल जाएगा ना, जो मेरा कॉस्ट प्राइस था।
तो बस मैंने वही तो कर दिया, 144 पेन बेचे उसने, सेलिंग प्राइस में 6 पेन के बराबर हानि होगी, तो कुल पेन कितने होंगे, आपने कहा 144 जमा 6, तो टोटल 150 पेन थे जिसमें 6 पेन की हानि हो गई। परसेंटेज ऐसे तो निकालोगे, कौन सी प्रॉब्लम आ गई, 0 से 0 कट गया और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो भी 4% की हानि आ गई। प्रॉब्लम तो नहीं कुछ किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, हाँ भाई कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये लाइक में कंजूसी भाई, कहने के बावजूद लाइक का बटन प्रेस नहीं कर पा रहे हो आप लोग, अरे लाइक कर दो भैया, जब तो मजेदारी मुझे भी आएगा पढ़ाने में जोश जुजून। 50 हैं बच्चे और लाइक इतने कम है, कम से कम 200 लाइक तो होने चाहिए यार। आगे बढ़े हैं, एक और सवाल की बात, इज इट क्लियर नाउ? तो चलो बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ और देखते हैं एक नया सवाल आपके स्क्रीन पर। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन इक्वल या मे डिक्रीज और इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 लिखा हुआ है और जवाब में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। खोल दो, कैसे कहते हैं, रंग दो रणभूमि को कमेंट के रक्त से। लाइक कर दिया सुमन, ओके आपने किया लेकिन बाकी ने नहीं किया। अभी 35 लाइक मैं देख रहा हूं, बस बताओ कुल मिलाकर 35 लाइक, ओ माय गॉड। चलो तो दो समांतर लाइन जानते हैं ना, पैरेलल लाइंस, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, मुझे पता है आप लोगों का। तो आपने क्या देखा, दो पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, दो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, दो समांतर रेखाएं वो रेखाएं हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा इक्वल रहती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती, यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज भी इक्वल, वो कभी भी नहीं मिल सकती हैं, वो ना ही कम हो सकती ना ही ज़्यादा हो सकती है, इट रिमेन इक्वल, वो हमेशा बराबर रहती है, तो वही वो क्या कहलाती है, इसीलिए उसको समांतर रेखा या पैरेलल लाइन के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। ओके बहुत बढ़िया, एक और सवाल, चलो बताओ। दो घनों के आयतन का अनुपात 27:64 है, इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू क्यूब्स is 27:64. What will be the ratio of the areas of its entire page? यानी उसके जो संपूर्ण पृष्ठ है, टोटल सरफेस एरिया है, उसका रेशो क्या होगा, ये बताना है आपको। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। दो क्यूब हैं, घन हैं, उनका आयतन आपको दिया है इतना, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का आपको बताना है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है, लेट्स सी। देखो आयतन, अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब, है ना, ए क्यूब ही तो होता है बराबर आयतन, क्योंकि यहाँ दो हैं तो मैं दो अलग अलग ले रहा हूं। मैंने कहा A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब, यही तो हुआ भाई, पहले का आयतन जमा बटे दूसरे का आयतन कितना है 27/64। तो आपने A1 अपॉन A2 निकाला, ये क्या हो जाएगा, आपने कहा 27/64 का क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब था ना इधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्या हुआ, आपने कहा 3/4, यानी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3/4 है। उसने कहा इनका टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 6A², तो 6A1² अपॉन 6A2², इससे ये कट गया, A1 का वैल्यू 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, दैट इज 9/16। तो राइट ऑप्शन क्या है, 9:16। क्लियर है, समझ में आया सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क और यू कैन पुट योर कमेंट इन चैट बॉक्स। आई डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके बढ़िया जवाब दिया आपने, बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया है, दैट्स वेरी नाइस एंड ग्रेट। बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ, प्रश्न नंबर 15। गणित के अधिगम के प्रति विद्यार्थी की संवेदनशीलता, गणित के अधिगम के प्रति विद्यार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय हैं। एक, विषय सामग्री को विद्यार्थियों के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना, जो पढ़ाया जाना है उसे संबंधित प्राप्त पूर्व जानकारी की पूर्व ज्ञान की जांच करना,
विद्यार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोग से अवगत कराना, जिसमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए। और यहाँ पर सब लोग, अब जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है ना, तो कैसे कहते हैं ना, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, इस तरह का आपके अंदर बीट बजने लग जाता है। क्योंकि जैसे उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ए और बी दोनों, जब इस तरह के सवाल जब आपको ऑप्शन मिलते हैं तो ये गाना स्वयं बजने लग जाता है कि हरि ओम हरि, करेंगे सवाल हम ही। ओके, तो राइट ऑप्शन तो बिल्कुल सही, क्योंकि सभी ऑप्शन सही क्यों हैं? क्योंकि विषय सामग्री को एनसीएफ क्या कहता है कि जो भी उसका कंटेंट है उसको उसके दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाओ। दूसरा, जब आप उसको पढ़ा रहे हो तो उससे संबंधित प्राप्त पूर्व ज्ञान, यानी उसने इससे पहले उसके बारे में कोई जानकारी ली है कि नहीं ली है, उसको समझ लो। और उसके बाद जितनी भी अवधारणाएं आप उसको करते हैं उनको अनुप्रयोग कराओ, उनका अप्लाई कराओ, उनकी एप्लीकेशन से अवगत कराओ और दैनिक जीवन की स्थितियों से उनको मिलान कराओ। तो राइट ऑप्शन था डी, एकदम सही जवाब। पेडागॉजी शुरू हो चुकी है। एक और सवाल, इससे आसान और क्या, गणित की प्रकृति है। ओहो हो, आज तो हलवा बैठ रहा है आप लोगों को। सजावटी, तार्किक, कठिन, सामान्य यानी कॉमन के लिए नहीं है। गणित की प्रकृति कैसी? नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज व्हाट? तो जवाब मिल रहा है ABCD के रूप में। ओके, बी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स ऑलवेज बी लॉजिकल। गणित की प्रकृति लॉजिकल होती है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज लॉजिकल, यानी मैथमेटिक जो गणित है वो तार्किक विज्ञान को पैदा करता है, तार्किकता को जन्म देता है और बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में तार्किक बुद्धि को बनाने के लिए, तर्कशील बुद्धि बनाने के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए ही भेजा जाता है। इसलिए राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2, दैट इज तार्किक। बढ़िया, 15 का बी, 16 का बी। एक और, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी एरर हैव एन इम्पैक्ट, एरर्स हैव एन इम्पैक्ट रोल इन मैथमेटिक्स। इज दिस स्टेटमेंट रॉन्ग? गलत है, फॉल्स है, क्योंकि गणित में त्रुटि को कोई स्थान नहीं है। गलत है, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही को दर्शाती हैं। सही है, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना कर सकते हैं। और 4 सही है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक देती है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। प्रश्न आपके सामने है, जवाब चाहूँगा, जवाब तेजी से मिलेगा। बड़ी खुशी का माहौल लग रहा है मुझे, और ये माहौल लगातार बना रहना चाहिए। जवाब आपके ABCD के रूप में आ रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। और यहाँ पर सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा आप लोग प्रभावित हुए हैं सी ऑप्शन से, और होना भी चाहिए, क्योंकि गणित में गलती करना बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। क्यों? अगर वो गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? तो गलती कराई जाती हैं, बस गलती का बोध कराती हैं, क्या कि बच्चे ने अवधारणा को किस सीमा तक सीखा है। सत्रह का सी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो गणित की अवधारणा की रचना वो किस प्रकार का, गलती है तो टीचर सुधार देंगे उसको। तो अगर बच्चा गलती करता है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है कि भगवान मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गलती करता है बच्चा तो उसकी गलतियों को सुधारा जा सकता है। बिल्कुल, गलती तुम देखते हैं। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी सही है। एक और सवाल, उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उसे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिन कंकड़ के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। उमा एक श्रद्धा विद्यार्थी है, को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, चाक्षुष विद्यार्थी है, कायिक गति विद्यार्थी है। उमा डज नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। टू इम्प्रूव हर कॉन्सेप्ट द टीचर टुक सम 20 pebbles of different colors and asked her to make their pairs. Also asked to sort the number from 1 to 20. The pebble of which pair could be formed and whose pair could not be formed. So Uma is on what? D. कायिक गति की विद्यार्थी है। Okay, that is audio student, require personal attention, a visual student और a dynamic student.
सब डी बता रहे हैं, क्या बात है भाई, ये तो आपने सवाल को बिगाड़ दिया पूरा का पूरा। भाई ये डायनेमिक स्टूडेंट कैसे हो सकती है? डायनेमिक जानते हो कैसे होते हैं? डायनेमिक बच्चे वो बच्चे होते हैं हर किसी सिचुएशन में लर्निंग कर लेते हैं, हर किसी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं और अपने अंकों को अच्छा लाते हैं। उसे तो जोड़ना ही नहीं आ रहा, ऑड इवन ही नहीं आ रहा, तो यू कैन नॉट से दैट इट्स डायनामिक। आप हिंदी पढ़ के समय बहुत परेशान हो रहे होंगे, वो कायिक गति नहीं होता है, वो गति परक बच्चा होता है, उसको बोलते हैं काइनेस्थेटिक स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? काइनेस्थेटिक विद्यार्थी बोलते हैं उनको, जो बच्चा चीजों को छूकर स्पर्श करके महसूस करता है वो काइनेस्थेटिक स्टूडेंट होता है, यानी गति परक बच्चा होता है। कायिक गति का नहीं होता। कायिक मीन्स होता तीव्र, जो तीव्र गति से सॉल्व करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है? उस बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि बच्चा इवन ऑड को नहीं समझ पा रहा है, कंकड़ लेके समझा दे तब भी नहीं कर पा रहा है, 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए दे वो उनकी भी जोड़े नहीं बना पा रहा है, तो उसको क्या है? पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, यानी उसको आप व्यक्तिगत रूप से उपचारात्मक शिक्षण देंगे। तो राइट ऑप्शन चाक्षुक नहीं है, चाक्षुक बच्चा विजुअलाइज वाला बच्चा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2 दैट इज बी, उसे व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड पर्सनल अटेंशन। क्लियर है? बात समझ में आ गई? पर्सनल अटेंशन आपने दिया, बहुत ही अच्छा जवाब। एक और सवाल बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का क्या कारण है? सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड फेस डिफिकल्टी इन एडिंग 2 डिजिट्स नंबर्स, कॉजेज दिस प्रॉब्लम व्हाट? गणित में रुचि का अभाव, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, शून्य के महत्व की समझ का अभाव, या पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। एक बच्चा 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है उसे, तो बच्चा कहां पर है? बी, अंकित मान और स्थानीय मान के अंतर में अभाव। बी, अंकित मान। अरे जोड़ने की बात हो रही, इसमें स्थानीय मान और अंकित मान कहां से आ गया भाई? स्थानीय मान अंकित मान कहां से आया? कि जब जोड़ने की बात हो रही है तो स्थानीय मान अंकित मान का क्या मतलब हुआ इसमें? राइट ऑप्शन डी, मैंने आपको शायद बताया भी है कि पुनर्समूहीकरण का मतलब होता है हासिल संबंधी समस्याएं। क्या होता है? हासिल संबंधी समस्याएं, प्रॉब्लम्स विद रिलेटेड विद कैरी एंड बोरो, यानी उधार और हासिल लेने वाली समस्याओं को ही पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुनर्समूहीकरण का मतलब क्या है? जब बच्चा जोड़ते समय हासिल का गलत उपयोग कर लेता है तो वो एरर जो है वो पुनर्समूहीकरण रीग्रुपिंग की एरर कहलाती है, रिक्लासिफिकेशन भी वो बोलते हैं, पुनः वर्गीकरण भी उसको बोल देते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा क्या कर रहा है? वो 78 में 73 जोड़ता है, तो 8 और 3 11, तो 1 कहाँ से लगा? 1, 7 और 7 14, वो इसको नहीं भूल जाता है। तो ऐसी समस्याओं में जो कठिनाई करता है तो क्या होता है? पुनर्समूहीकरण। तो हासिल संबंधी जब जोड़ेगा तो हासिल भी लेना पड़ेगा उसको, तो हासिल संबंधी समस्याओं को करने के लिए आपको पुनर्समूहीकरण की जो बात है वो एकदम सही है। हासिल संबंधी प्रॉब्लम याद रहेगा। पुनर्समूहीकरण मतलब क्या है? पुनर्समूहीकरण का मतलब क्या है? हासिल संबंधी समस्याएं। वेरी गुड। शून्य के महत्व की समझ, शून्य का तो मतलब ही नहीं है, 0 में कहाँ शून्य का महत्व आएगा जोड़ने में। एक और सवाल, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। 1, उसे पढ़ने की विधि, उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लेखन का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप और अभ्यास। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब अच्छे से मुझे मिलेगा, कोई गलती नहीं होगी सवाल में, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी इट विड बी कि कोई गलती ना हो। तो नीचे दिए गए प्रश्न में एनसीएफ के अकॉर्डिंग सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका गणित में निहित होता है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कौन सा कथन है जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है? और यहाँ पर मुझे बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा दिख रहा है स्क्रीन पर, सबसे ज़्यादा बी ऑप्शन देने की आप बात कर रहे हैं। क्यों बी क्यों हो गया भाई? सी भी मिल रहा है मुझे तो।
पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्री को लिखने का तरीका। सी भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, और कुछ? चलो समझा देते हैं। सवाल बड़ा आसान है, देखो समझ लो। एनसीएफ के अकॉर्डिंग सोचने और तर्क करने का निश्चित तरीका निहित होता है। तो अगर आप सोचने तर्क करने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप बोल रहे हैं विद्यार्थी को सूत्र बता दो, तो वो तो रट्टू तोता हो गया ना, रट्टाफिकेशन नहीं आ गया, और रटना तो बिल्कुल मना है। अगर आप उसको निर्धारित सूत्र बता दे, सूत्र को वो रटेगा, रट के सवाल करेगा। और वो कहता है कि सोचने तर्क करने का, यानी बच्चे के अंदर खुद से तर्क आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा सवाल किस तरह से होगा, क्या इसमें चीजें रहेंगी, दैट इज करेक्ट। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, एकदम सही जवाब आपने दिया है, बहुत बढ़िया। ओके, क्लियर? ओके ग्रेट। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल की बात और समझते हैं क्या आता है आपके सामने सवाल और क्या मिलता है इसके जवाब। ओके, लेट्स सी। यहां तक सबको समझ में आया है? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सबको क्लियर हो गई है कहानी? बढ़िया। तो भाई आज के सेशन को मैं यहीं रोक देता हूं। अब जो कल का सेशन होगा उसमें दोनों पेडागॉजी के क्वेश्चन चलेंगे, यानी सिर्फ पेडागॉजी, क्योंकि 10 क्वेश्चन इसके बच गए पेडागॉजी के, 10 पहले वाले के बच गए, तो उनको पेडागॉजी को लेकर चलेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर, जिससे कि आप लोगों तक ये बात पहुंच जाए तेजी के साथ और सभी लोग आसानी से इस सेशन को आनंद उठा पाएं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।